नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभिषेक एकेडमी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। हेलो, मैं डॉक्टर लता शर्मा हूँ और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधिकारी हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र से जुड़ी हूँ। हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक टीकाकरण में हिचकिचाहट को संबोधित करने के लिए संवाद में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हम जानते हैं कि वैक्सीन से रोकथाम वाले रोगों से लाभार्थियों की सुरक्षा में टीकाकरण की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में हम अपने क्षेत्रों में माता-पिता और अभिभावकों को यह प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए और टीकाकरण की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि अभी भी कई बार हम पाते हैं कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ बच्चे टीकाकरण के लिए नहीं आते हैं। इसलिए यह पता लगाना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों कुछ बच्चे टीकाकरण के बिना रह जाते हैं या क्यों कुछ माता-पिता अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने में हिचकिचाते हैं। इस व्यवहार को समझने के लिए और इसके उचित समाधान के लिए माता-पिता और अभिभावकों के साथ हमारा संवाद एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत तथा कभी-कभी सामुदायिक दोनों स्तरों पर प्रभावी संवाद हमें उन कार्यों की पहचान कराने में सहायक होता है जिन्हें हमें करने की जरूरत है। टीकाकरण में हिचकिचाहट वाले व्यवहार को संबोधित करने के लिए माता-पिता और अभिभावकों को समझाना और उनके शिशु तथा अन्य बच्चों का टीकाकरण करवाना। माता-पिता और अभिभावकों के साथ प्रभावी तरीके से संवाद स्थापित करने में हमारी भूमिका को समझने के लिए और टीकाकरण में हिचकिचाहट को संबोधित करने के लिए आइए हम इस मॉड्यूल टीकाकरण में हिचकिचाहट को संबोधित करने के लिए संवाद को 3 अध्यायों में बांट दें। टीकाकरण में हिचकिचाहट, समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों की सहभागिता, संवाद के माध्यम से समुदाय को शामिल करना। पहले अध्याय टीकाकरण में हिचकिचाहट में हम टीकाकरण में हिचकिचाहट को परिभाषित करेंगे, उसके कारणों तथा संभावित हस्तक्षेपों को सूचीबद्ध करेंगे। दूसरे अध्याय समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों की सहभागिता में हम माताओं को टीकाकरण के लिए लाने में समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों को जोड़ने के तरीकों का आंकलन करेंगे। तीसरे अध्याय संवाद के माध्यम से समुदाय को शामिल करना। हम यह प्रदर्शित करेंगे कि टीकाकरण में हिचकिचाहट को संबोधित करने के लिए प्रभावी तरीके से संवाद कैसे करना चाहिए। यदि आप तैयार हैं तो पहले विषय टीकाकरण में हिचकिचाहट को प्रारंभ करने के लिए नेक्स्ट को क्लिक करें। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, हम कभी-कभी अपने समुदाय में ऐसे शिशुओं तथा अन्य बच्चों को देखते हैं जो या तो टीकाकरण से वंचित हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके दिए गए हैं। यह परिदृश्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है, जैसे कि अभिभावकों के कुछ समूह हमारी सेवाओं को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? समुदाय के कुछ सदस्य क्यों अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए ले जाने में हिचकिचाते हैं? टीकाकरण से वंचित या आंशिक टीकाकरण हुए समूह का संपूर्ण टीकाकरण के लिए हम कौन से कदम उठा सकते हैं? इससे पहले कि हम इन समस्याओं का आंकलन करने और हमारे प्रश्नों का उत्तर पता करने के लिए आगे बढ़ें, आइए हम इस अध्याय के उद्देश्यों को सूचीबद्ध करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के अंत में हम निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। यह विस्तार से बताने में कि टीकाकरण में हिचकिचाहट क्या है, टीकाकरण में हिचकिचाहट के कारणों की पहचान करने में, टीकाकरण में हिचकिचाहट का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण अवरोधों को तय करने में, टीकाकरण में हिचकिचाहट को संबोधित करने के लिए
संवाद की कार्य योजनाओं को तैयार करने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए हम रश्मि से गांव के कुएं के पास मिलें। रश्मि 3 माह के शिशु सोनू की मां है। रश्मि वहां अपनी पड़ोसी सोनी से मिलती है। नमस्ते सोनी दीदी। नमस्ते रश्मि, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सोनी दीदी। रश्मि ठहरो। रश्मि, तुम उदास लग रही हो, क्या हुआ? तुमने मुझे बताया था कि तुम आज टीकाकरण के सत्र में सोनू को टीका लगवाने जा रही हो। तुम किस समय जा रही हो? दीदी मैं जाना चाहती थी लेकिन पिछली शाम सोनू की दादी यहाँ पर थी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सोनू का टीकाकरण रोक देना चाहिए। ओह, क्यों? उन्होंने अपने गांव के 4 महीने के एक शिशु के मामले के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद बच्चे के सुई देने के स्थान के चारों तरफ सूजन आ गया था और बुखार आ गया था। 2 से 3 दिन तक रहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है और टीके वास्तव में बच्चों की संपूर्ण आत्मरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। आपके पति दशरथ भैया ने क्या कहा? वे भी अपनी माँ ने जो कहा उससे संतुष्ट लग रहे थे। दीदी मैं बहुत उलझन और दबाव में आ गई हूँ। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसा कि हमने अभी देखा, रश्मि का मामला माता पिता और अभिभावकों के बीच टीकाकरण में हिचकिचाहट के सामान्य उदाहरणों को दर्शाता है। इसलिए टीकाकरण में हिचकिचाहट माता पिता, अभिभावकों या समुदाय का एक ऐसा व्यवहार है जिसमें वे टीकाकरण की सेवाओं के उपलब्ध रहने और पहुंच योग्य रहने के बावजूद अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने में हिचकिचाते हैं। साधारण शब्दों में टीकाकरण में हिचकिचाहट टीके की मांग में कमी है। टीकाकरण में हिचकिचाहट के कारण टीकाकरण की कवरेज में कमी आती है। इसके उपरांत पूरा समुदाय और वह क्षेत्र वैक्सीन से रोकथाम वाले रोगों के जोखिम के अधीन आ जाता है। आइए अब हम उन 2 महत्वपूर्ण कारणों की पहचान करें जो टीकाकरण की कवरेज में कमी लाने में योगदान करते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण की कम कवरेज लेफ्ट आउट्स यानी छूट गए या ड्रॉप आउट्स यानी बीच में छोड़ दिए के कारण हो सकती है। आइए इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। लेफ्ट आउट से तात्पर्य है कि वे छूटे हुए बच्चे जिन्होंने यूआईपी के तहत कोई भी टीका नहीं लिया है। इस प्रकार यह समूह टीकाकरण से वंचित रह जाता है। ड्रॉप आउट से तात्पर्य है कि वे बच्चे जिन्होंने टीकाकरण शुरू कर 1 या 1 से अधिक यूआईपी के तहत टीके प्राप्त किए परंतु उम्र के अनुसार सारणी पूरी नहीं की है, इसलिए यह समूह आंशिक रूप से प्रतिरक्षित रह जाता है। 0 डोजर्स वे बच्चे होते हैं जिन्होंने 1 वर्ष की आयु तक पेंटावलेंट वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त नहीं की है। इसका उपयोग ऑपरेशनल और रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु किया जाता है। आइए रश्मि के मामले में वापस चलिए। सोनू ड्रॉप आउट्स यानी बीच में छोड़ दिया कोटि में आएगा यदि उसने टीकाकरण के कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया या सारणी के अनुसार पूरा नहीं किया। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसा कि हमने रश्मि के मामले में देखा, टीकाकरण के बारे में अभिभावकों के बीच AEFI का भय या गलत धारणाएं कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो टीकाकरण में हिचकिचाहट का कारण बनती हैं। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण बाधाओं का आंकलन करें और प्रत्येक बाधा के परिणाम स्वरूप माता पिता या अभिभावकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और वक्तव्यों की समीक्षा करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। 6 प्रकार की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं या बच्चों के वंचित रह जाने के कारण हैं जो टीकाकरण में हिचकिचाहट का कारण बनती हैं और अभिभावकों को अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से रोकती हैं। ये निम्नलिखित हैं: जागरूकता का अभाव या अपर्याप्त जानकारी, मिथक एवं भ्रांतियां, AEFI का भय, 1 से अधिक इंजेक्शन लगने के डर या विश्वसनीयता में कमी,
रुचिहीनता या प्रेरित करने में कमी और प्रणाली या सेवा की समस्याएं। आइए हम प्रत्येक बाधा को विस्तार से देखें। अधिक जानने के लिए प्रत्येक आकृति को क्लिक करें। जागरूकता का अभाव या अपर्याप्त जानकारी पहली बाधा है। जागरूकता का अभाव या अपर्याप्त जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैं। टीकाकरण की आवश्यकता और उसके लाभों के प्रति जागरूकता का न होना। दूसरी और तीसरी खुराक के लिए वापस आने की जागरूकता का न होना। टीके से रोकथाम वाले रोगों के खतरनाक जोखिम की जानकारी नहीं होना और टीकाकरण के स्थान और समय के बारे में जानकारी का न होना। ये बाधाएं माता या अभिभावकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और वक्तव्यों को जन्म देती हैं, जैसे कि टीके प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी क्यों हैं? वे कौन कौन से रोग हैं जिनमें बच्चों की सुरक्षा करने की जरूरत है? मैंने कुछ बच्चों को देखा है जिन्हें 9 माह की उम्र में खसरा था, तो क्या मैं खसरे के टीके के लिए 9 महीने तक प्रतीक्षा करूं? मैं अपने बच्चे को टीकाकरण के लिए नहीं ले गई क्योंकि उसे दस्त लगे हुए थे। मुझसे कहा गया था कि आपके बच्चे का टीकाकरण जन्म से ही किया जाना है। मेरे बच्चे को 9 महीनों तक एक भी टीका नहीं लगा है। क्या मैं उसका टीकाकरण अब प्रारंभ कर सकती हूँ? मैं अपने बच्चे को अंतिम खुराक नहीं दिलवा सकी। क्या मैं उसे अब टीका दिलवा सकती हूँ? एक ANM के रूप में अभिभावकों की शंकाओं को संबोधित करने के लिए आपको स्वास्थ्य मेलों और अन्य कार्यक्रमों में टीकाकरण के लाभों की जानकारी का प्रसार करना चाहिए और समुदाय को टीकाकरण की सेवाओं के बारे में जागरूक करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। हमारी सामाजिक व्यवस्था में मिथिक एवं भ्रांतियां एक महत्वपूर्ण बाधा है, जिससे टीकाकरण में हिचकिचाहट पैदा होती है। हम कभी कभी कुछ ऐसे माता पिता और अभिभावकों से मिलते हैं जो इसलिए टीकाकरण से बचते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि इससे बांझपन होता है। आइए हम रश्मि के मामले को एक बार फिर देखें। वह कौन सी भ्रांति थी जिसका संदर्भ दादी ले रही थी? दादी इस भ्रांति पर जोर डाल रही थी कि टीके बच्चों की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते हैं। अन्य मिथक एवं भ्रांतियों में निम्नलिखित शामिल हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक विश्वास, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में गलत जानकारी और कुछ विशेष धार्मिक समूहों का विश्वास। टीकाकरण के बारे में मिथक भ्रांतियां कभी कभी माता पिता या अभिभावकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और वक्तव्यों को जन्म देती है, जैसे कि टीके के कारण बांझपन होता है। बड़े बूढ़े टीकाकरण में विश्वास नहीं करते क्योंकि पहले परिवार में इस प्रकार की प्रथा नहीं थी। क्या बचपन के रोग बच्चों के सामान्य विकास की प्रक्रिया के अंग नहीं है? बीमारी से बच्चे अंदर से मजबूत बनते हैं। क्या टीकाकरण करवाने से मुझे बच्चे को बचाना चाहिए? एक ANM के रूप में अभिभावकों की शंकाओं का सामना करने के लिए आपको उनकी भ्रांतियों, संदेहों तथा भय को समझकर उन्हें सहायता प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए और प्रभावशील व्यक्तियों की सहभागिता को सुनिश्चित करें। क्षेत्र में प्रतिरोधी समूहों और संतुष्ट लाभार्थियों के बीच बातचीत की व्यवस्था करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। AEFI का भय तीसरी महत्वपूर्ण बाधा है जो टीकाकरण में हिचकिचाहट का कारण बनती है। इस बाधा में सामान्यतः निम्नलिखित शामिल हैं: टीकाकरण के साइड इफेक्ट्स का भय और टीकों के साथ नकारात्मक अनुभव। रश्मि के मामले पर वापस लौटते हुए, क्या दादी के कहे शब्दों में ऐसा कुछ था जिसके कारण माता पिता में AEFI का डर समा गया था? दादी द्वारा उनके अपने गांव के एक शिशु के मामले को बताना, जिसे टीकाकरण के बाद सुई लगाने के स्थान के चारों तरफ सूजन हो गई थी और बुखार भी आ गया था। इससे माता पिता के बीच
साइड इफेक्ट्स का डर समा गया था। AEFI के भय से पैदा होने वाले माता पिता और अभिभावकों के कुछ सामान्य प्रश्नों और वक्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं। जब हमारे पड़ोसी ने अपने बच्चे का टीकाकरण करवाया तो उसे सुई देने के स्थान पर ऊपरी बांह वाले हिस्से में एक छोटा सा फोड़ा हो गया था। क्या यह चिंता करने वाली कोई बात है? मेरे पति ने मुझे टीकाकरण के लिए बच्चे को ले जाने से मना कर दिया। क्यों? पिछले टीकाकरण के बाद बच्चे को बुखार हो गया था। क्या मेरा बच्चा टीका लगवाने के बाद बीमार पड़ जाएगा? मेरे बच्चे को टीके दिलवाने में कौन से जोखिम हैं? एक ANM के रूप में अभिभावकों की शंकाओं को संबोधित करने के लिए आपको घर घर जाकर मोबिलाइजेशन करते समय स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और जन समुदाय को जागरूक करने व मिथकों को संबोधित करने के लिए लोक संगीत फोक शोज आयोजित किए जाए। माता पिता एवं अभिभावकों को सामान्य साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी प्रदान करें। AEFI की सूचना दें व अभिभावकों को संभावित AEFI के कारणों व की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराएं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। चौथी बाधा है एक से अधिक इंजेक्शन लगने का डर या विश्वसनीयता में कमी तब होता है जब माता पिता या अभिभावक एक से अधिक इंजेक्शन देना सुरक्षित है पर कम विश्वास है। शिशु को एक से अधिक इंजेक्शन देने पर होने वाले लाभों की जानकारी का अभाव, एक से अधिक इंजेक्शन लगने के डर या विश्वसनीयता में कमी के एक सामान्य उदाहरण तब सामने आता है जब कोई माता पिता निम्नलिखित वक्तव्य देते हैं। मेरे बच्चे को खसरे का टीका लगाया गया, फिर भी उसे खसरा हो गया। यह कैसे संभव है? आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। माता पिता और अभिभावकों के बीच रुचिहीनता और प्रेरित करने का कम स्तर पांचवी बाधा है जो टीकाकरण में हिचकिचाहट का कारण बनती है। वैसे सामान्य वक्तव्य या घटनाएं जिनसे रुचि में कमी आती है निम्नलिखित हैं। मैं जानती हूँ कि माँ की बैठकें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद बातचीत नीरस लगने लगती है और घर पर करने के लिए बहुत काम होता है। मेरे पति आने जाने के लिए मुझे पैसे नहीं देते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए नहीं ले जा सकती हूँ। संदेशों को बार बार दोहराया जाता है। एक ANM के रूप में आपको अभिभावकों को मदर मीटिंग्स व आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जाए दे और भागीदारी के लिए प्रेरित करें तथा विभिन्न पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करने के लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग लें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। टीकाकरण में हिचकिचाहट का कारण बनने वाली छठी बाधा है प्रणाली या सेवा की समस्याएं, जो प्रत्यक्ष तौर पर कारण नहीं बनते हैं, लेकिन टीकाकरण में हिचकिचाहट में योगदानकारी होते हैं। प्रणाली या सेवा से जुड़े मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। भौगोलिक बाधाएं जैसे कि दुर्गम इलाके, टीकाकरण के स्थल का दूर होना, टीकाकरण का असुविधाजनक समय या अनियमित सत्र, वैक्सीन देने वालों की अनुपस्थिति, वैक्सीन की अनुपलब्धता, माता पिता को टीकाकरण के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई ड्यू वैक्सीन या मामूली AFI। ये प्रणाली और सेवा से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लाभार्थियों को टीकाकरण की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से बाधित कर सकते हैं। इन मुद्दों से माता पिता और अभिभावकों के मन में निम्नलिखित प्रश्न आते हैं और वे ऐसे वक्तव्य देते हैं जैसे कि पिछली बार मैं जब टीकाकरण के लिए यहाँ पर आई थी तो मेरा पूरा दिन बेकार चला गया था। मैं सोचती हूँ कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। पिछली बार मैं जब टीकाकरण के लिए आई थी तो मैं MCP कार्ड लाना भूल गई थी और स्वास्थ्यकर्मी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी। कृपया यह नोट करें
कि लाभार्थियों के कुछ समूहों के लिए, जैसे कि दैनिक मजदूरी करने वालों या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वालों के लिए, टीकाकरण का समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दैनिक मजदूरी करने वालों में, जैसे कि निर्माण स्थलों पर काम करने वालों में, कार्य के स्थल से दूर रहकर अपनी दैनिक मजदूरी की आय से समझौता करने में सामान्य हिचकिचाहट होती है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण के सत्रों में माता पिता या अभिभावकों के साथ हमारा व्यवहार और आचरण उन्हें अगले सत्र में फिर से वापस लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक छोटा क्रियाकलाप करें और अभी तक प्राप्त की गई जानकारी पर अपनी समझ की एक जांच कर लें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। कॉलम ए में दिए वक्तव्यों का मिलान कॉलम बी में इसकी बाधा की सही प्रकृति से करें। नंबरों को खींचकर मिलान वाले गोलों पर ड्रॉप करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हमने उन विभिन्न बाधाओं की समीक्षा की जो माता-पिता और अभिभावकों में टीकाकरण से हिचकिचाहट का कारण बनती हैं। अब एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में हमारी यह भूमिका है कि हम टीकाकरण से हिचकिचाने वाले इन माता-पिता या अभिभावकों के बीच जाएं और उन्हें टीकाकरण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करें। टीकाकरण के लिए हिचकिचाहट से प्रभावी तरीके से संबोधित करने के लिए हमें माता-पिता या अभिभावकों को उसी चरण से प्रेरित करने की आवश्यकता है जहां उन्होंने किसी प्रकार के टीकाकरण से इनकार किया था। हमें उन्हें कुछ या सभी टीकों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और इस प्रकार उनके बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण हो पाएगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए हम सुदूर निर्माण स्थल के एक दृश्य की समीक्षा करें। अनीता, जो 7 माह की अलका की मां है, अगले दिन होने वाले टीकाकरण सत्र में अपनी बेटी को टीका दिलवाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन टीकाकरण का स्थल कुछ मील दूर है और वह डरती है कि काम से दूर रहकर उसे उस दिन की मजदूरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसका पति भी एक दैनिक मजदूर है और वह भी एक दिन नागा करने से इनकार कर देता है। पिछली बार वह टीकाकरण के लिए अलका को लेकर गया था, लेकिन वहां उसे पूरा दिन रहकर काम से दूर होना पड़ा था और इस प्रकार उसे अपनी दैनिक मजदूरी से हाथ धोना पड़ा था। उसका यह भी विश्वास है कि चूंकि अलका को उसको दिए जाने वाले टीकों की पहली खुराक मिल चुकी है, इसलिए अगली खुराक की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। अब पूरे ध्यान से परिदृश्य की व्याख्या करें। आप क्या सोचती हैं? अलका के टीकाकरण से अनीता को रोकने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं? क्या हम सिर्फ एक बार संवाद करके या एक संवाद की अपनी कार्य योजना को पूरा करके ही उन सभी बाधाओं का समाधान कर सकते हैं? आप सही सोच रही हैं। ये बाधाएं जैसे कि दैनिक मजदूरी की हानि का डर, टीकाकरण के स्थल का बहुत दूर होना और टीकाकरण के सभी खुराकों के महत्व के बारे में जागरूकता में कमी को केवल एक संवाद के तरीके या कार्य योजना के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है। हमें अलग प्रकार के या अलग स्तर के हस्तक्षेपों या संवाद की कार्य योजना बनानी पड़ेगी और कभी-कभी सबका मिलान करना पड़ेगा ताकि हम हिचकिचाने वाले माता-पिता या अभिभावकों तक पहुंच सकें। इस प्रकार हम लाभार्थियों को बुलाने के लिए और टीकाकरण में हिचकिचाहट की सभी घटनाओं का समाधान करने के लिए केवल एक प्रकार के हस्तक्षेप या एक संवाद की कार्य योजना पर ही निर्भर नहीं कर सकते हैं। आइए हम टीकाकरण में हिचकिचाहट से समुचित तरीके से निपटने के लिए हमारे कार्यक्षेत्र का आंकलन करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण में हिचकिचाहट का समाधान
प्रभावी तरीके से करने के लिए हमारे कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। बाधाओं को समझना और समुदाय के प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का न्याय संगत तरीके से पता लगाना, जो उन बाधाओं को पार करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। टीकाकरण में हिचकिचाहट वाले परिवारों के साथ संवाद करना ताकि उनमें विश्वास और भरोसा पैदा किया जा सके, और कम्युनिकेशन प्लान तैयार करते हुए संवाद की गतिविधियां जैसे एडवोकेसी, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उचित संसाधनों का प्रयोग करके संबंधित परिवारों के साथ पारस्परिक व्यक्तिगत संवाद IPC करना। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि टीके के प्रति विश्वास निम्नलिखित से आते हैं। व्यक्तिगत स्तर तथा सामुदायिक स्तर दोनों स्तरों पर टीकों से होने वाले लाभों के बारे में पर्याप्त जागरूकता और टीकाकरण की सेवा प्रदान करने वाली प्रणाली पर विश्वास। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण में हिचकिचाहट का समाधान 3 चरणों वाली एक प्रक्रिया है। चरण 1, टीकाकरण से छूट गए समुदायों की पहचान करना। चरण 2, समुदाय की संवाद की जरूरतों को समझना। चरण 3, संवाद के उचित क्रियाकलापों को करना। प्रत्येक चरण में पूर्ण रूप से परिभाषित कुछ उपकार्य हैं। आइए हम इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस प्रकार हमारा पहला चरण है टीकाकरण से छूट गए समुदायों की पहचान करना। लेफ्ट आउट्स यानी छूट गए या ड्रॉप आउट्स। टीकाकरण से छूट गए समुदायों की पहचान में सामान्यतः निम्नलिखित शामिल हैं। बड़ी संख्या में लेफ्ट आउट्स यानी टीकाकरण से छूट गए या और ड्रॉप आउट्स यानी बीच में छूट जाने वाले बच्चों और परिवारों या टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट वाले समुदायों वाले क्षेत्रों का पता लगाकर उन्हें सूचीबद्ध करना। छूट गए बच्चों का पता लगाने के लिए समुदाय के प्रभावशाली लोगों से बातचीत करना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले समुदाय जैसे कि ईंट भट्टे पर या निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले परिवार उनमें से होते हैं जिनमें लेफ्ट आउट्स यानी छूट गए या ड्रॉप आउट्स यानी बीच में छोड़ दिया के समूह होना आम बात है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक बार पहचान पूरी हो जाती है तो हमें इन परिवारों से जुड़ने की जरूरत पड़ती है और समुदाय के संवाद संबंधित जरूरतों को समझने के लिए प्रभावशाली लोगों से बात करने की जरूरत पड़ती है। हमारे कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। छूट गए बच्चों के कारण को समझना, स्वास्थ्य के प्रति समुदाय के उन व्यवहारों तक पहुंचना जो टीकाकरण को रोकते हैं, टीकाकरण की मुख्य बाधाओं की पहचान करना, और मीडिया या सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से फैलने वाले अफवाहों के बारे में सतर्क रहना। इस प्रकार समुदाय के संवाद की जरूरतों को ध्यान से समझना और वर्तमान समय में चल रहे संवाद के मॉडल में कमी का पता लगाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अगला कदम उठाने के लिए हमें एक आधार उपलब्ध कराता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। तीसरा महत्वपूर्ण चरण है वर्तमान समय में मौजूद संवाद के मॉडल में कमी को दूर करने के लिए उचित संवाद को करना। यहाँ हमारे कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं। इस बात की पहचान करना कि कौन सा दृष्टिकोण कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यानी सामुदायिक सहभागिता करने के लिए उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिए, क्या व्यक्तिगत रूप से परस्पर संवाद या माताओं की बैठकें ठीक तरीके से कार्य करेंगी और उन्हें उचित तरीके से करना। अभिभावकों को आमंत्रित करने व सामुदायिक सहभागिता के लिए स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें सम्मिलित करना। उदाहरण के लिए, धार्मिक गुरुओं, शिक्षकों, PRI के सदस्यगण या व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता को सम्मिलित करना। टीकाकरण की जरूरत और उनसे होने वाले लाभों के बारे में संवाद करने में प्रभावशाली लोग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर उनमें जो टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं।
टीकाकरण के बारे में सही तथ्यों को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण अवसरों का इस्तेमाल करना, उदाहरण के लिए ग्रामीण बैठक, स्कूल के जमावड़े, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले और त्योहार तथा सामाजिक अनुष्ठान जैसे कि बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि। बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षित करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जमावड़े एक प्रभावी प्लेटफॉर्म है। सूचना, शिक्षा और संचार IEC वस्तुओं जैसे कि पोस्टर, बैनर, लीफलेट, बुकलेट इत्यादि का हमेशा उपयोग करना चाहिए। स्थायी प्रदर्शन स्थलों पर प्रदर्शित IEC वस्तुएं एक महत्वपूर्ण जरिया है जागरूकता फैलाने का और टीकाकरण से हिचकिचाने वाले समूहों को प्रेरित करने का। उचित संवाद के क्रियाकलाप को करने के लिए अन्य सहायक तरीके या माध्यम निम्नलिखित हैं। सोशल मीडिया समूह जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, संवाद के लिए मोबाइलों पर ऑडियो वीडियो कंटेंट भेजना और साझा करना। MCP कार्डों पर हमारे संपर्क के नंबरों को लिखकर उन्हें चिन्हित करना ताकि माता पिता या अभिभावकों को जब भी जरूरत पड़े आसानी से हम तक पहुंच सके। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। समुदाय में महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार करना अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में से एक है। यह कार्य टीकाकरण कार्यक्रम में समुदाय के विश्वास को बनाने में काफी महत्वपूर्ण है। हिचकिचाहट वाले व्यवहार के उचित तरीके से समाधान और लोगों को टीकाकरण के लिए सक्रिय रूप से आगे लाने के लिए प्रेरित करने के लिए हम कुछ मुख्य संदेशों का उपयोग करते हैं। ये संदेश निम्नलिखित हैं। टीकाकरण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है और उन्हें जीवन को खतरे में डालने वाले विभिन्न रोगों जैसे कि मातृत्व या नए जन्मे बच्चों के टेटनस, पोलियो से बचाता है। सभी गर्भवती महिलाओं, शिशुओं तथा अन्य बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीके दिए जाने चाहिए। बच्चों को 5 साल में 7 बार नियमित रूप से टीकाकरण के लिए ले जाना चाहिए। 5 साल 7 बार। अपने बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र लाते समय अभिभावकों को प्रत्येक बार टीकाकरण कार्ड या MCP कार्ड अपने साथ लेकर आना चाहिए। नजदीकी उपकेंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीके निःशुल्क उपलब्ध हैं। स्थानीय क्षेत्र के लिए टीकाकरण सत्र का वास्तविक स्थल, दिनांक और समय। टीकाकरण के दिन मौजूद मामूली बीमारी जैसे कि बुखार, खांसी, ठंड लगना, डायरिया से पीड़ित किसी बच्चे का टीकाकरण किया जा सकता है। टीकाकरण के उपरांत कुछ मामूली प्रतिक्रियाएं देखना आम बात है, जैसे कि हल्का बुखार, हल्का सूजन या दर्द। थोड़े समय में ये प्रतिक्रियाएं खत्म हो जाती हैं और ये चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए। उन मामूली प्रतिक्रियाओं के इलाज तथा प्रबंधन के लिए सलाह मशवरा ANM के द्वारा दिया जाता है। ये संदेश माता पिता या अभिभावकों में हमारे और टीकाकरण की सेवाओं के प्रति विश्वास और भरोसे का निर्माण करने में मदद करते हैं। हम लगभग अपने पहले अध्याय के समापन पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि हम सारांश निकालें, आइए हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसकी जांच कर लें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण में हिचकिचाहट का समाधान करने वाले चरणों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें और सबमिट को क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। यह विस्तार से बताने में कि टीकाकरण में हिचकिचाहट क्या है, टीकाकरण में हिचकिचाहट के कारणों की पहचान करने में, टीकाकरण में हिचकिचाहट का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण अवरोधों को तय करने में, टीकाकरण में हिचकिचाहट को संबोधित करने के लिए संवाद की कार्य योजनाओं को तैयार करने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। शुभकामनाएं। हमने टीकाकरण में हिचकिचाहट पर अपने पहले अध्याय को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें।
ऐसे ही नॉलेजल और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।